गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज भाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे थे अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग थे उनकी बारी बारी से अपन चर्चा कर चुके हैं। आज इसका अंतिम और महत्वपूर्ण अंग सचिवालय की बात करेंगे अपन। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी अंग है, स्थायी संस्था है। स्थायी इसलिए कि इसमें स्थायी सेवाओं के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो शामिल होते हैं। जिस प्रकार से अपन भारत की करें, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है जो अपने राज्य में स्थापित राजकीय सेवाओं को शामिल करता है, संपादित करता है। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उस सचिवालय में भी स्थायी सेवा के कर्मचारी शामिल होते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के समस्त अंगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग सूचना और सहयोग से वंचित हो जाएंगे। हम यूँ कहें कि अगर सचिवालय नहीं हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ कोई कार्य नहीं कर सकता, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक बात सचिवालय के संगठन की है, सचिवालय संघ का प्रशासनिक अंग है। इसमें महासचिव और अन्य कर्मचारी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसके अलावा जो इसके अन्य कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उस सब में कुल मिलाकर 8,700 कर्मचारी कार्यरत है। ये कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करते हैं। सचिवालय का जो मुखिया होता है वो महासचिव होता है और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश और महासभा के द्वारा की जाती है। महासचिव 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 वर्ष के उपरांत भी महासचिव दोबारा चुना जा सकता है। महासचिव को अपने कार्यकाल के दौरान $20,000 वार्षिक कर मुक्त वेतन मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव न केवल इसका प्रशासनिक मुखिया होता है बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व भी इसी के द्वारा किया जाता है। सचिवालय मुख्य रूप से 8 विभागों में बंटा हुआ है और इन 8 विभागों में अलग अलग व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और वही व्यक्ति इस संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करते हैं। जो 8 विभाग हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग। दूसरा, आर्थिक विभाग। तीसरा, सामाजिक कार्यों का विभाग। चौथा, न्यास एवं स्वशासित क्षेत्रों का विभाग। 5वां, सार्वजनिक सूचना विभाग। 6वां, सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग। 7वां, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और 8वां है विधि विभाग। ये जो 8 विभाग हैं, इन 8 विभागों के अपने अपने एक एक अध्यक्ष और एक एक उप महासचिव होता है। जहाँ तक बात इसके महासचिव की है, महासचिव सचिवालय का मुख्य सूत्रधार है, मुख्य कार्यकारी है, अध्यक्ष है। महासचिव से ही सचिवालय की पहचान होती है। महासचिव का कार्य अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुरक्षा परिषद महासभा जिसे सबसे महत्वपूर्ण अंगों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जो महासचिव होता है, अब तक के जो महासचिव रहे हैं, देखने में आया है प्राय वो छोटे राज्यों से आए हैं। जैसे अपन शुरुआत करें प्रथम महासचिव की, 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे के त्रिगवेली पहले महासचिव नियुक्त किए गए। उसके पश्चात स्वीडन के
डॉग हैमरसोल्ड, उसके पश्चात म्यांमार के यूथांट, उनके पश्चात डॉक्टर कुर्द वालदाइम, फिर जेवियर पेरेस डे कुविया, मिस्र के बुतरस घाली, घाना के कोफी अन्नान, दक्षिण कोरिया के बान की मून, और वर्तमान में जो इसके नवे महासचिव है वह एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से हैं। इनका कार्यकाल जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में यही महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक महासचिव के कार्य और भूमिका का सवाल है, सबसे प्रमुख कार्य इसका सामान्य प्रशासन चलाना है। सामान्य प्रशासन के तहत महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद आदि की न केवल बैठकें आयोजित करता है बल्कि उनमें भाग भी लेता है। और प्रतिवर्ष जो महासभा की एक अधिवेशन होता है, सितंबर माह में प्रारंभ होता है, उनमें पूरे वर्ष की समस्त गतिविधियों की रिपोर्ट, समस्त अंगों की रिपोर्ट, यहाँ तक कि बजट भी महासचिव के द्वारा महासभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि सामान्य प्रशासन चलाने के लिए महासचिव संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंगों के संबंध में जो भी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट महासभा के सामने प्रस्तुत करता है और महासभा अपने नियमित अधिवेशन में इन रिपोर्टों के ऊपर विचार विमर्श करती है। दूसरा कार्य जो तकनीकी कार्य है, चार्टर का अनुच्छेद 98 ये कहता है कि महासचिव समस्त कार्य करेगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के द्वारा तकनीकी कार्य के रूप में उसे सौंपे जाते हैं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जिन कार्यों को तकनीकी कार्य समझता है, उन तकनीकी कार्यों से संबंधित कार्य जिनमें समस्त प्रश्नों के अध्ययन, समस्त प्रकार की रिपोर्ट, समस्त प्रकार के सर्वेक्षण आदि होते हैं, वो शामिल है, वो महासचिव को सौंप सकती है। महासचिव उनके ऊपर अपना अध्ययन करके उनके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट सम्मिलित अंग को प्रेषित करता है। तीसरा कार्य सचिवालय का प्रशासन चलाना। महासचिव सचिवालय का मुखिया होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस कारण से सचिवालय का संपूर्ण दायित्व महासचिव के कंधों पर ही होता है। महासभा जो भी नियम तय करती है उन नियमों के अनुसार सचिवालय का कार्य संचालन करना, समय समय पर और आवश्यकता के अनुसार जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाने होते हैं उन कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा किया जाता है। महासचिव जिन व्यक्तियों को भी सचिवालय में कर्मचारी के रूप में नियुक्त करता है उसके स्पष्ट नियम महासभा के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये कर्मचारी जो होते हैं ये वैश्विक कर्मचारी होते हैं, विश्व के किसी भी कोने से, विश्व के किसी भी देश से इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये वैश्विक नागरिक भी कहलाते हैं। जहाँ तक बात वित्तीय कार्य की है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य होता है, जिसका निर्माण एक समिति जिसे बजट सलाहकार समिति कहते हैं उसके द्वारा, उसके माध्यम से महासचिव के द्वारा ही बनाया जाता है। महासचिव यह तय करता है, यह देखता है कि बजट के अनुसार संघ के समस्त अंग इसका संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ महासचिव ही तय करता है। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर पूरक बजट भी उपलब्ध करवाने का कार्य महासचिव का ही होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी भी होता है और ये समस्त प्रकार के वित्तीय कार्यों को संपन्न करने के साथ वित्तीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। जहाँ तक बात प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की है, संयुक्त राष्ट्र संघ का केवल एक ही महासचिव है और वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व भी करता है। चाहे विश्व के किसी देश में, किसी भी प्रकार के सम्मेलन में, विश्व के किसी भी अंग में, विश्व के किसी भी संगठन में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित होने वाली वार्ताओं में या कहीं पर भी अगर
प्रतिनिधित्व किया जाना है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो प्रतिनिधित्व मात्र महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि महासचिव प्रतीक है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर महासचिव कहीं उपस्थित होता है तो ये माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उपस्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी घोषणा की जाएगी, जो भी आश्वासन दिए जाएंगे, जो भी कार्रवाइयाँ की जाएगी, वो और उनका मुख्य सूत्रधार महासचिव ही होता है। जहाँ तक बात राजनीतिक कार्यों की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का अनुच्छेद 99 महासचिव को राजनीतिक भूमिका प्रदान करता है। महासचिव किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर सुरक्षा परिषद या महासभा के द्वारा कोई कार्य किया जाना है, कोई कार्यवाही की जानी है, या कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी कार्य किया जा रहा हो, या कहीं पर भी कोई संकट उत्पन्न हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान संबंधित समस्या की तरफ आकृष्ट करती है ताकि सुरक्षा परिषद उसके संबंध में कोई निर्णय ले सके। इसका मतलब ये निकलता है कि महासचिव सामान्य प्रशासन के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया के रूप में तकनीकी कार्य, सचिवालय के संबंध में वित्तीय, प्रतिनिधित्मक और राष्ट्रीय समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। ये देखा गया कि समय के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की राष्ट्रीय भूमिका में वृद्धियां होती चली गई। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बहुत बड़ी और विस्तृत राजनीतिक भूमिका में आ गया है, या यूँ कहें कि बड़ी बड़ी राजनीतिक भूमिकाएं अदा करने लग गया है, तो कोई गलत नहीं होगा। इसके पीछे कई कारण हैं। समय के साथ महासचिव की राजनीतिक भूमिका में विकास हुआ है, और विकास क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो कारण तो संवैधानिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को राजनीतिक भूमिका प्रदान करता है। राजनीतिक कार्य क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे करेगा, कौन कौन से करेगा, इन सब के बारे में चार्टर का अनुच्छेद 99 स्पष्ट बातें कहता है। मौलिक रूप से अनुच्छेद 99 में 7 मोटे से कार्य हैं जो महासचिव के राजनीतिक भूमिका की वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। पहला, महासचिव किसी भी विवाद, झगड़े या स्थिति को परिषद की अस्थायी कार्य सूची में शामिल कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो सुरक्षा परिषद अपनी बैठक में ऐसे समस्त प्रकार के विवाद, झगड़े या स्थिति के ऊपर चर्चा करता है। इसका मतलब स्वतः ही जो महासचिव है वो ऐसे राजनीतिक कार्य परिषद के सामने रख देता है जिनके ऊपर परिषद को कार्य करना होता है। महासचिव ये राजनीतिक निर्णय ले सकता है कि कोई विवाद परिषद के समक्ष रखा जाए या नहीं, यानी कि विवाद यदि परिषद के सामने रखा जाना है तो ये तय भी महासचिव ही करता है, और वो भी ये तय करता है कि कौन सा विवाद राजनीतिक है या नहीं। अगर महासचिव किसी विवाद को राजनीतिक श्रेणी में रखकर सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है तो सुरक्षा परिषद उस संबंध में विचार विमर्श करती है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है, महासचिव परिषद के सामने ऐसे आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को भी प्रस्तुत कर सकता है जिसके भविष्य में परिणाम राजनीतिक निकल सकते हो। कोई भी ऐसा कार्य जो राजनीतिक तो नहीं है किंतु सामाजिक या आर्थिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये समस्या, ये सामाजिक या आर्थिक समस्या भविष्य में राजनीतिक समस्या का रूप धारण कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महासचिव ऐसी समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है। अगला, महासचिव ही किसी विवाद की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिलाने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी कि हम यूँ कहें कि एक प्रकार से महासचिव के पास एक तरह से वीटो शक्ति है, एक तरह से बाध्यकारी शक्ति है, एक प्रकार से विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाली शक्ति है जो किसी भी प्रकार की समस्या की ओर सुरक्षा परिषद को इशारा करती है, और सुरक्षा परिषद ऐसी समस्या पर विचार विमर्श करता है। महासचिव ये तय करता है, ये निश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या को परिषद के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करे ताकि परिषद औपचारिक रूप से उस पर कोई निर्णय कर सके।
अगर कोई गुप्त वार्ता भी की जानी है अनौपचारिक, उसको भी प्रस्तुत करने का कार्य महासचिव के द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई भी राजनीतिक समस्या होगी, उस राजनीतिक समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने रखने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ महासचिव को है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है जो महासचिव की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि करती है, वो ये कि महासचिव अपने कर्तव्य पालन करने के लिए जो भी आवश्यक घोषणाएं हैं और जो भी आवश्यक सुझाव है वो दे सकता है। यानी किसी भी प्रकार की घोषणा करनी हो, किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो, वो महासचिव के द्वारा दिया जाता है। चाहे ये मुद्दा राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या कोई और, यानी कि इन सब की तरफ ध्यान इंगित करने का कार्य भी महासचिव के द्वारा ही किया जाता है। और एक अंतिम कि महासचिव सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व लोकमत को संबोधित करता है और विश्व लोकमत के लिए, विश्व लोकमत के सामने वैश्विक शांति के लिए अपील कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुखिया होने के नाते महासचिव संपूर्ण विश्व को सुरक्षा परिषद के माध्यम से संबोधित करते हुए विश्व में शांति स्थापना की अपील कर सकता है। अनुच्छेद 99 के अलावा अनुच्छेद 98 भी महासचिव की राजनीतिक भूमिका इंगित करते हैं। जैसे अब तक के जो महासचिव हुए हैं उनमें सबसे पहले जो महासचिव थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे से आए थे और नॉर्वे के सक्रिय राजनीतिज्ञ थे। महासचिव के रूप में नियुक्ति होने से पूर्व वो नॉर्वे के विदेश मंत्री रह चुके थे और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक भूमिका, अपनी राजनीतिक कार्यशैली अपने साथ लेकर आए और उसका परिणाम ये निकला कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व के साथ साथ मुखिया के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी करने लग गए थे। और उसके पश्चात जितने भी प्रकार के महासचिव आए हैं उन्होंने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी कि प्रथम महासचिव से ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था और आज तक जितने भी महासचिव बने हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि समय समय पर और महत्वपूर्ण और सशक्त रूप में इसको निभाया है, इसको आगे बढ़ाया है। जहाँ तक संघ की शांति स्थापक की गतिविधियों की जटिलता है, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थापित करने के लिए, प्रकट करने के लिए, सामने लाने के लिए, उनका निस्तारण करने के लिए महासचिवों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। अपन अगर वैश्विक समस्याओं की बात करें, जैसे चाहे कोरिया युद्ध हो, चाहे अरब इजराइल समस्या हो, चाहे कांगो का संकट हो, चाहे साइप्रस समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, चाहे ईरान इराक युद्ध हो, चाहे खाड़ी युद्ध हो, कोई भी किसी भी विवाद की ओर इशारा कर लिया जाए, यहाँ तक कि शीत युद्ध जैसी स्थिति में भी जो भी समस्याएं आई, महासचिवों ने इन समस्याओं पर गंभीरता से न केवल विचार किया बल्कि कार्य भी किया और इनको दूर करने में महासभा और सुरक्षा परिषद को सक्रिय बनाया। और परिणाम ये निकला कि महासचिव की इसी सक्रियता के कारण से ये समस्याएं समय के साथ समाप्त हो गई। और एक बड़ा कारण जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की राजनीतिक भूमिका में वृद्धि का था वो ये था शीत युद्ध। शीत युद्ध के कारण से सुरक्षा परिषद और महासभा कोई कार्य नहीं कर पाई, यूँ कहें कि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाई, एक प्रकार से पंगु हो गई थी। शीत युद्ध की राजनीति के कारण से, वीटो की शक्ति के कारण से सुरक्षा परिषद को कार्य करने से रोका गया, बार बार गतिरोध उत्पन्न किया गया, बार बार अड़ंगे डाले गए। तब सबसे पहले शांति के लिए एकता प्रस्ताव जैसी चीज़ें आई, लेकिन ये भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। यहाँ पर महासचिव ने वैश्विक शांति स्थापित करने में शांति संस्थापक की अपनी भूमिका को अंजाम दिया। परिणाम ये निकला कि महासचिव शांति की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का सही मायने में जो इसका मुख्य उद्देश्य था शांति और व्यवस्था कायम रखना, उसको स्थापित करने में महासचिव ने अपूर्व योगदान दिया। महासचिव की जहाँ तक भूमिका और मूल्यांकन का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पदाधिकारी प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी एक मध्यस्थ के रूप में, एक वार्ताकर्ता के रूप में,
एक मतज्ञ निर्माता के रूप में उभरा। समस्याओं को समझने और उनको निरस्त करने या यूँ कहें उनका निस्तारण करने की ओर महासचिव ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को अंजाम दिया, और इसके कारण से महासचिव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो गया। महासचिव के द्वारा जो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत की जाती है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष की संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों की रिपोर्ट होती है। उसमें वह अपने दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर भी प्रकाश डालता है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखता है और किस प्रकार से उनका निस्तारण किया जाना चाहिए, इसके सुझाव भी वो महासभा और सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत करता है। यानी कि यूँ कहें कि महासचिव ने सचिवालय के मुखिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुखिया के रूप में सुरक्षा परिषद में अपने कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दिया है। इसलिए महासचिव के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ की पहचान स्थापित हो पाई है। अब तक महासचिव जिनकी नियुक्ति महासचिव के रूप में हुई है 9 रहे हैं। मैं शुरू में चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहले थे नॉर्वे के त्रिगवेली, उनके पश्चात आए स्वीडन के डॉग हैमरसोल्ड, उनके पश्चात म्यांमार के यूथॉन्ट, उनके पश्चात ऑस्ट्रिया के कुर्ट वाल्डाइन, उनके पश्चात पेरू के जेवियर पेरेस डी कुयार, उनके पश्चात मिस्र के बुतरस घाली, उनके बाद घाना के कोफी अन्नान और उनके बाद दक्षिण कोरिया के बान की मून। बान की मून दिसंबर 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके पश्चात जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सचिवालय और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके समस्त अंग, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। यूँ कहें कि आज BA भाग तृतीय का अपने पाठ्यक्रम की पहली इकाई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंग और उसकी कार्य प्रणाली थी, वो समाप्त हो चुकी है। अब अपन सेकेंड यानी कि द्वितीय इकाई की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।